सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केस स्टडी मैराथन कंपनी लॉ का फर्स्ट क्लास रहेगा। तो सारे बच्चे जो है वो ये जो आपके क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस डाउनलोड कर ले विद द आंसर्स। कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो ख़त्म होने के बाद ये सारा क्वेश्चंस जो है ये आपको विद द आंसर्स जो है वो आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, या तो एप्लीकेशन या तो हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा बेटर रहेगा एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। नोट्स में आपको मिल जाएगा या फिर फ्री रिसोर्स सेक्शन कहीं किसी न किसी सेक्शन में मिल जाएगा। मैं अपलोड कर दूंगा आज, एंड अपलोड करने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा कि अपलोड हो चुका है। यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हो सके तो ये मैं एप्लीकेशन टेलीग्राम में भी अपलोड कर दूं, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड करो तो आपको फ़ायदा रहेगा ये कि आपको एप्लीकेशन चलाने में आ जाएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं फॉर द रिकॉर्ड वो एप्लीकेशंस में अपलोड होंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। आप एप्लीकेशन में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे, है ना। धीरे धीरे हम लोग अपलोड करते रहेंगे। एंड टेलीग्राम में क्या हो जाए तो खो जाता है, तो खोने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको ढूंढने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो एप्लीकेशन में आपको जाके क्लिक करना है, एक दो क्लिक में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा अपना ये देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे पढ़ाई करना है। देखो जब एग्जामिनेशन के लिए आप बैठ रहे हो तो एक प्रोसीजर रहता है कि इस प्रोसेस से अपने को क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने को क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका है जिससे आप कम से कम समय में आप समझ पाओ कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कभी भी क्वेश्चन आप केस स्टडी पूछ रहे हैं ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू मत करो। ये मेरा टेक्निक है। मैं किसी मतलब ये आपको पहली बार सुन रहे होंगे कि इस प्रकार से शुरू करना होता है, लेकिन ये मेरा टेक्निक है। मैंने इस टेक्निक को यूज़ करके फटाफट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे करना है। कोई भी केस स्टडी है, सबसे पहले लास्ट लाइन को पढ़ो अच्छे से। लास्ट लाइन को बोले कि चेक द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस। ये तो समझ में आ चुका है भाई मेरे कि ये नोटिस से पूछ रहा है। ये लास्ट लाइन पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है। पहला चीज़ आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया नोटिस से क्वेश्चन है, ठीक है। नोटिस से क्वेश्चन है मतलब सेक्शन 101, सेक्शन नंबर बाय हार्ट होना चाहिए। नोटिस से क्वेश्चन है मतलब सेक्शन 101, ठीक है। अब बोल रहा है वैलिडिटी, वैलिडिटी पूछ रहा है। अब कोई भी नोटिस वैलिड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होता है सर? 21 डे क्लियर नोटिस आपको भेजना होता है, ये अपने को पता है, और प्लस 24 डेज हो जाता है अगर आपने बाय पोस्ट भेज रहे हो तो ये रहता है आपका वैलिडिटी फॉर अ मीटिंग। तो इतने में तो भैया पूरा आंसर सिमट चुका है आपका, है ना। आपको तो समझ में आ चुका है लास्ट लाइन पढ़ के कि भैया ये प्रोविजन है, यही प्रोविजन को आपको ड्राफ्ट करना है यहाँ पे प्रॉपरली। कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन इतना समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, अपने को क्या लिखना है। अब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए हम लोग क्वेश्चन को और एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब फटाफट लिखना चालू कर दिया ऐसा नहीं। ये पढ़ चुके हो, प्रोविजन याद आ चुका है, अब स्टार्टिंग से पढ़ो क्वेश्चन। देखो क्या बोले, XYZ लिमिटेड इशूड अ नोटिस ऑन 1 अगस्त 2019। अब ये पुराना पेपर का क्वेश्चन है तो आपको 2019 2018 ये सब दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये फेमस क्वेश्चंस है जो आते हैं एग्जामिनेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ आपको डेट यहाँ पे ईयर आपको चेंज करना है। 2019 की जगह 2021 कह लो, 2022 कह लो, ठीक है। कुछ भी दे जाए सेम रहेगा। मुद्दे की बात यह है कि 1 अगस्त 2019 को होल्ड किया है। इज इशूड अ नोटिस ऑन 1 अगस्त 2019 टू होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 24 ऑफ अगस्त 2019, ठीक है। 1 अगस्त को नोटिस भेजा है कि 24 अगस्त को मीटिंग होगा। 1 अगस्त को नोटिस भेजा है कि 24 अगस्त को मीटिंग होगा। अच्छा, द कंपनी हैड गिवन द नोटिस थ्रू ईमेल टू ऑल द मेंबर्स एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी विद रीड रिसीट। The same is revised by all the members of the company. Check the validity of the notice. दो तीन चीज, मुख्य चीज आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखने के भैया कि 1 अगस्त 2019 को अपने को 1 अगस्त 2019 को हम लोग नोटिस भेजा। कब करना है? 24 अगस्त को। किस मोड में भेजा है हम लोगों ने? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा है। तो अपने को इतना तो पता है, सेक्शन 101 में इतना तो लिखा है भाई मेरे कि अगर हम लोग नोटिस सेक्शन 101 इतना तो लिखा है सेक्शन 101 में, अगर हम लोग नोटिस भेज रहे हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना, तो भैया हम लोग 21 डेज क्लियर नोटिस वाला फॉलो करेंगे। अगर बाय पोस्ट होता तो 24 डेज वाला फॉलो करते हैं ना। तो अब है इलेक्ट्रॉनिक मेल तो 21 डेज फॉलो करेंगे। सीधा सीधा है 1 अगस्त को नोटिस भेजा है, ठीक है। 1 अगस्त को नोटिस भेजा है। अब पूछ रहे हैं, अच्छा बोले कि 24 अगस्त को होगा मीटिंग, तो बोले कि वैलिड है कि नहीं।
बता दो बच्चा पार्टी वैलिड है कि नहीं। आराम से वैलिड है सर, आराम से वैलिड है। 1 तारीख को भेजा है, 24 को है ना, 21 डेज़ तो हो ही गया है यहाँ पे, 21 डेज़ के बहुत पहले ही भेज दिया है, तो इसलिए ये वैलिड रहेगा। इतना समझ में आ रहा है। अब इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, ड्राफ्टिंग भी तो करना है, तो आज मैं पूरा आपको ड्राफ्टिंग प्रोसीजर बताऊंगा। टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लेना है। ज़िंदगी में सब कुछ लेना है भाई मेरे, एक चीज़ नहीं लेना है, वो है टेंशन। ठीक है, ठीक है। इतना तो समझ में आ चुका है सर। तो इसको ड्राफ्ट कैसे करना है प्रॉपर्ली मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये जो आपका आंसर पेपर है ना, इसको इसमें लाइन आपको ड्रॉ करना है। एक्चुअली आपको लाइन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, अच्छे से देखना है। यहाँ से ये आपका पेपर है, आंसर पेपर, ठीक है। आपका ऑलरेडी एक लाइन रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ऑलरेडी रहता है। आपको और एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये जो एंड ऑफ द पेपर है ना, यहाँ पर भी और एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस बात का ध्यान रहेगा, ठीक है, कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, दिस आर द थिंग्स, ओके। चलो ये समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़िए सर। फिर यहाँ से लेकर, ये तो पेज छोटा है आपका, तो छोटा नहीं लगा, लंबा ही रहेगा, तो आपका तो एक पेज में हो जाना चाहिए, मेरा 2 पेज लगेगा। अच्छा, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है सीधा सीधा, ठीक है। ये हो चुका है आराम से लाइनिंग, ये आपका प्रॉपर लाइनिंग हो चुका है। पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे ये वाला चीज़, देखो क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे सर, स्टार्ट कैसे करना है सर, ये बता दीजिए। स्टार्ट ऐसे करना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेक्शन, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन लिखना है। या तो आप सेक्शन लिखो, या तो आप लिखो रिलेटेड प्रोविजन, या तो आप सेक्शन लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो रिलेटेड प्रोविजन, या तो आप सेक्शन भी लिख सकते हो, रिलेटेड प्रोविजन भी लिख सकते हो। 4 पार्ट में डिवाइड कर लो या फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक ही बात है। सेक्शन अगर लिखना है तो सेक्शन यहाँ पे लिख के आप देखो, अगर 4 पार्ट में लिखना है तो कैसे लिखना है, 4 पार्ट में लिखना है तो सारे लिखेंगे, सेक्शन भी लिखेंगे, रिलेटेड प्रोविजन भी लिखेंगे। सेक्शन लिखेंगे हम लोग सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ऐसा लिखेंगे सेक्शन। फिर रिलेटेड प्रोविजन में सेक्शन 101 में क्या कहा गया है वो लिखेंगे, ठीक है। एज पर सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, 2013। अ जनरल मीटिंग, फिर प्रोविजन लिखना है आराम से, अ जनरल मीटिंग, अ जनरल, एक सेकेंड, अ जनरल, a general meeting, a general meeting of a company, याद है ना, may be called, may be, जहाँ जहाँ पर मे है ना वहाँ पे हम लोग मे नहीं, इसको शेल के माध्यम से पकड़ेंगे। ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आप लोग पढ़ चुके हो, JIGL में, याद आ रहा है, ठीक है। मे बी कॉल, ये मे नहीं होगा, शेल ही होगा, समझ में आ रहा है ना, मे बी, लेकिन लिखने के टाइम में मे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में या फिर लॉ मेकर्स ने पूरे एक्ट में इसी प्रकार से लिखा है, मे बी, ठीक है। मे बी कॉल्ड, बाय गिविंग 21 days clear day, 21 days clear notice लिखो, या फिर लिखो 21 clear days notice, either in writing मतलब या तो पोस्ट के माध्यम से, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड, कुछ भी कह लो, ठीक है। अच्छा, फिर ये समझ में आ चुका है, हाँ जी, ओके।
फिर यहाँ पे क्लियर डेज का जो हम लोगों ने लिखा है ना, यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो आप इसको। एक्सटेंड कैसे करना है, आप लिख दो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है क्लियर डेज, ये क्लियर डेज, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। क्लियर डेज का मतलब ये होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लियर डेज मतलब, क्लियर डेज मीन्स डेज exclusive, EXCLUSIV, exclusive of the day of the notice, मतलब नोटिस वाले दिन को छोड़ के, नोटिस वाले दिन को छोड़ के, और जिस दिन मीटिंग हेल्ड हो रहा है उसको छोड़ के 21 डेज क्लियर नोटिस चाहिए, है ना। नोटिस ऑफ सर्विस एंड of the day on which the meeting is held। है ना, ब्यूटीफुल, समझ में आ चुका है। मतलब ये है कि सर ये जो 21 डेज का क्लियर डे नोटिस है ना, इसमें जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो और जिस दिन मीटिंग हो रहा है उन दिनों, उन 2 दिन को छोड़ के आपको 21 डेज बीच में रहना होगा। तो अगर 21 कैलकुलेट करो, 21 ये है 22, ये है 23 और 24, 22 ये 23, समझ में आ रहा है ना। मतलब बहुत टाइम है। कब हो रहा है मीटिंग, कब हो रहा है मीटिंग, हो रहा है सर 24 को। तो 23 देखो, 21 ये पकड़ लिए हम लोगों ने, पकड़ लो 21 ये है, 21 डे बीच का जो डेज गैप चाहिए होगा वो एक्सक्लूडिंग कौन सा, एक दिन वो जिस दिन नोटिस आपने भेजा है और एक दिन वो जिस दिन मीटिंग हो रहा है। तो हम लोगों ने छोड़ दिया, कौन सा छोड़ दिया बताओ, 21 ये पकड़ लो, 22 ये पकड़ लो, 23 कब हो रहा है, तो हो रहा है 24 को। तो क्या वैलिड है, हाँ सर वैलिड है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम आराम से वैलिड है। ये समझ में आ चुका है सर, हाँ जी ये समझ में आ चुका है। अब ये वाला जो चीज़ है ना, आप या तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ये सेक्शन को ना लिख के रिलेटेड प्रोविजन से ही स्टार्ट कर सकते हो पूरे आंसर को। सेक्शन को लिखने का तात्पर्य ये होता है कि फटाफट एग्जामिनर का सेक्शन नंबर में जाता है आंख और वो इंप्रेस हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक चीज़ है, थोड़े आंसर को लंबा भी कर सकते हैं हम लोग इसको इस प्रकार से लिखने से। फिर हम लोग लिखेंगे फैक्ट एंड एनालिसिस। क्या लिखेंगे, फैक्ट एंड एनालिसिस। फैक्ट्स एंड एनालिसिस, क्या फैक्ट्स हम लोग सीखे, हाँ जी बताओ। इन दिस केस आप लिख सकते हो, इन दिस केस, जो ऊपर में केस दिया गया है, द डेट ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग इज 24 अगस्त। ये तो अपने को पता है सर, 24 अगस्त 2019 and the date of issue of notice is 1st अगस्त, है ना, 1st अगस्त 2019। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, डेज टू बी एक्सक्लूडेड, है ना, कौन सा डे एक्सक्लूड करना होगा कंसिडर करने में 21 डेज। डेज टू बी एक्सक्लूडेड, डेज टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, इज डे ऑफ एजीएम। मैं यहाँ पे एजीएम लिखना है, आपको पूरा लिखना है, एनुअल जनरल मीटिंग लिखना है, दैट इज 24 अगस्त 2019, ऐसे पूरा लिखना है आपको, ठीक है, 24 अगस्त। एंड और एक चीज़ होगा ना, एंड डे ऑफ इशू ऑफ नोटिस,
दैट इज 01 अगस्त 2019। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो सर इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो कितना डेज का नोटिस मिल चुका है? 21 डेज का चाहिए होता, लेकिन यहाँ पे तो 22 डेज का मिला है ना, 22 डेज का मिला है। एक्स्ट्रा एक दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है, क्योंकि 21 को देखो, देखो 1 अगस्त को अगर भेज रहा है ना कोई नोटिस, ठीक है, 24 को अगर अगस्त को अगर है आपका, तो 2 तारीख से 23 तक कितना हो रहा है दिन, काउंट किए आपने? हाँ जी, 22 डेज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? 22 डेज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज नोटिस गिवन was 22 डेज। ठीक है, फिर आपको लिख डालना है फटाफट, फिर आपको लिख डालना है यहाँ पे कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन एक लाइन का कंक्लूजन होने से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन एक लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंक्लूजन में फटाफट लिख देना है कि नंबर ऑफ डेज नोटिस रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 101 of the act is 21 days, लेकिन यहाँ पर सर्व हुआ है 22 डेज। therefore it is a valid meeting, सॉरी वैलिड नोटिस। ठीक है ना, नोटिस के बारे में पूछे कि नोटिस वैलिड है कि नहीं, चेक द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस। तो इट्स, अब ये सब करने के बाद ये तो समझ में आ चुका है कि सर ये वैलिड कैसे है, ये तो समझ में आ चुके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बताओ कि अंडरलाइन कैसे करें की पॉइंट्स को। की पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का तरीका देख लो फटाफट। एक तो आपने अंडरलाइन कर दिया आपने ये 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अगर ये आपने लिखा ये सेक्शन वाला पोर्शन तो सही है, अगर नहीं लिखा सिर्फ रिलेटेड प्रोविजन से स्टार्ट किया तो आपको ये वाला अंडरलाइन करना है। ठीक है, 21 डे क्लियर डेज नोटिस ये अंडरलाइन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये अंडरलाइन करना है, क्लियर डेज को अंडरलाइन करना है। ठीक है, मीन्स एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ द मीटिंग हेल्ड, इतना आपको अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपको करना है यहाँ से in this case date of holding annual general meeting AGM is 24 August. ठीक है, and issue of notice is 1st August. Days to be excluded is 24th August and 1st August. फिर number of days यहाँ पे 22 days, notice given, number of days notice given was 22 days. फिर यहाँ पे लिख लेना है valid। ठीक है, अंडर सेक्शन ये इतना आपको अंडरलाइन करना है की पॉइंट्स को। तो एग्जामिनर देख के यही की पॉइंट्स देखेगा, देख के बोलेगा भैया बहुत बढ़िया आंसर लिखा है, 4 मार्क आपको, तथास्तु। इस प्रकार से 4 मार्क आपको दे देगा। समझ में आ रहा है ना? इतना सुंदर ड्राफ्टिंग किया है, समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ जो है वो छूटा नहीं है। ये लिख लो फटाफट, जिस प्रकार से मैंने लिखवाया है इस प्रकार से लिख लो फटाफट। ठीक है, इस प्रकार से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिकोड करेंगे, कि क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में, और उसके बाद ड्राफ्टिंग आपको करना होगा। ठीक है, कोई अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है क्वेश्चन, फिर मैं ड्राफ्टिंग करवा दूंगा, लेकिन उसके अलावा ड्राफ्टिंग आपको करना है। ड्राफ्टिंग का तरीका मैंने बता दिया है। अब डिकोड करेंगे एक एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डिकोड करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सुनो अच्छे से। देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है?
लास्ट लाइन पढ़ना है, बोले ऑफर योर कमेंट, फिर तो भैया समझ में आ चुका है, लास्ट लाइन पढ़ने से नहीं हो पाएगा, ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से पढ़ना है, जगह लास्ट लाइन पढ़ के अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ऊपर से, लेकिन स्टार्टिंग लास्ट लाइन से करना है। क्वेश्चन में पूछे द डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग मोर देन 100 crore शेयर कैपिटल हैव टू प्रोवाइड फॉर रिमोट ई वोटिंग। डज द कंपनीज एक्ट 2013 मेक कंपलसरी और ऑप्शनल फॉर सच सिचुएशंस। ये आपको पूछ रहा है रिमोट ई वोटिंग के बारे में। अगर आपको रिमोट ई वोटिंग के बारे में पूछ रहा है, फटाफट बता दो सेक्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। रिमोट ई वोटिंग सेक्शन नंबर कौन सा है बता दो फटाफट। हाँ जी, पोस्टल बैलेट है 110, तो मतलब सर पोस्टल बैलेट अगर 110 हो रहा है ना, तो ई वोटिंग का सर 108 है। हाँ करेक्ट, सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये समझ में आ चुका है? हाँ जी, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ई वोटिंग में क्या प्रोविजन था और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे? क्वेश्चन में बोले, देखो क्वेश्चन में इतना बोले कि, क्वेश्चन में क्या बोले, देखो बोले कि ये जो कंपनी है ना, इसका 100 करोड़ का शेयर कैपिटल है, कंपनी का शेयर कैपिटल है 100 करोड़। लेकिन ई वोटिंग के लिए प्रोविजंस कौन से थे? ई वोटिंग के लिए कौन से प्रोविजंस नेसेसरी थे वो बता दो फटाफट। हाँ जी, हाँ, ई वोटिंग का बता दो फटाफट, प्रोविजन क्या था? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, लेकिन याद तो आना चाहिए भाई मेरे। सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? कहता है कि एवरी कंपनी विच हैज लिस्टेड इट्स इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मतलब लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एंड एवरी कंपनी हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, एंड एवरी कंपनी हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, ठीक है, shall provide to its members the facility of e-voting, shall provide to its members the facility of e-voting, ठीक है, ई-वोटिंग। सुनो, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया, बोले कि 100 करोड़ का शेयर कैपिटल है। भैया इररिलेवेंट है ये डेटा, अज्यूम भी कर सकते सर। क्या एक तरफा आंसर लिखना है, दो तरफा आंसर लिखना है? सर दो तरफा आंसर लिखना है। तो कंक्लूजन में क्या होगा, ये दोनों डेटा जो है, इसमें से ये डेटा मिसिंग है, 1000 मेंबर है ना, 1000 मेंबर वाला डेटा मिसिंग है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि एवरी कंपनी विच इज लिस्टेड इट्स इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड इट्स इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स शैल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स, है ना। अगर ये दो मीट कर रहा है क्राइटेरिया, तो आपको भैया ई वोटिंग जो है वो देना होगा। तो लेकिन क्या वो दे कर रखा है क्वेश्चन में? ऐसा कुछ नहीं है सर, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं सर, ई वोटिंग के बारे में ये सारा डिटेल नहीं है। तो क्या हम लोग अज्यूम कर सकते कि 1000 मेंबर है? हाँ अज्यूम भी कर सकते हैं। तो हम आंसर को कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है इस चीज़ को? देखो पूरा तो बाकी ड्राफ्ट कर लोगे आप, कुछ तो है नहीं इसमें, सेक्शन नंबर लिखना है और इसके बाद प्रोविजन क्या? प्रोविजन यही है ना, एवरी कंपनी विच इज लिस्टेड इज इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 members shall provide to its members facility to exercise the right to vote on resolution proposed to consider in general meeting by electronic means। ये आपको लिखना है प्रोविजन, ये आपको पढ़ लेना है। कंक्लूजन मेन है, कंक्लूजन क्या होगा इसका? कंक्लूजन ये है भाई मेरे, आप लिखो इसको, अज्यूम करेंगे, दो तरफा लिखेंगे आंसर, एक तरफा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे assuming that the company with rupees 100 crore share capital may be having more than 1000 members, the company
शुड प्रोवाइड फॉर ई वोटिंग। ठीक है, इतना लिख दो। फिर दो तरफा भी तो लिखना है। फिर लिखना है इफ देयर आर लेस देन 1000 मेंबर्स, ठीक है, ई वोटिंग इज नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, ई वोटिंग इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ई वोटिंग इज नॉट कंपल्सरी, ई वोटिंग इज नॉट कंपल्सरी। ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सुनो, एक चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि ये सारे ना ड्राफ्ट करना है अच्छे से, प्रॉपरली आपको ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करके क्या करना है, सुनो अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करो इसको। ड्राफ्ट करने के बाद मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अपलोड कर लेना है। मैं चेक करूंगा, चेक करके मैं फिर से आप लोग को बता दूंगा कि चेक करके मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग जाके चेक कर सकते हो आपके आंसर्स कहाँ तक आपने राइट लिखा है। मेन चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा। तो समझ में आ रहा है ना, ये आपको लिखना है, प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया यहाँ पे, बोले कि एक्स इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। भैया बहुत फेमस क्वेश्चन, प्रॉक्सी वाला क्वेश्चन हमेशा फेमस रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। For an annual general meeting of XYZ Limited. The said meeting is being adjourned due to some reason. Now Y is being appointed as a proxy to attend the adjourned meeting. Who will be valid proxy for adjourned meeting? ठीक है, which proxy is valid? लास्ट से तो शुरू करना, ये तो आपको पता ही, which proxy is valid ये है। अच्छा पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। बोले कि एक्स इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी फॉर एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड। तो एक्स को एज अ प्रॉक्सी सबसे पहले अपॉइंट किया गया। द सेड मीटिंग इज बीइंग अजर्न्ड, मीटिंग अजर्न्ड हो चुका है ड्यू टू सम रीजन, और अजर्न करने के बाद वाई को अपॉइंट किया गया है एज अ प्रॉक्सी। तो एक्स को प्रॉक्सी अटेंड ना करके वाई को किया गया है एज अ प्रॉक्सी, अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड द अजर्न मीटिंग। हु विल बी वैलिड प्रॉक्सी फॉर अजर्न मीटिंग, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इन केस द जनरल मीटिंग XYZ इज शेड्यूल्ड। अच्छा इसका तो सबसे पहले आंसर आपको निकाल देना चाहिए, ये निकाल लेते आंसर, नहीं तो एक काम करते इस आंसर को रखते क्वेश्चन मार्क, पहले लास्ट वाला पढ़ लेते। एंड इन द केस द जनरल मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड शेड्यूल्ड ऑन 22nd of September, 22nd of September शेड्यूल है 2009, एंड द कंपनी हैज रिसीव 4 प्रॉक्सीज फॉर द सेम होल्डिंग। फिर एडजर्न करके इसको 22nd सितंबर को रखा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसमें 4 प्रॉक्सी जो है उसको अपॉइंट किया गया है, 4 प्रॉक्सीज, अलग अलग प्रॉक्सीज, ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, डी। किसको हम लोग अपॉइंट करेंगे एज अ प्रॉक्सी? तो एक पहले बंदे को अपॉइंट किया है 5 तारीख को, दूसरे बंदे को अपॉइंट किया 10 तारीख को, तीसरे बंदे को अपॉइंट किया 12 तारीख को, एंड चौथे बंदे को अपॉइंट किया है 19 तारीख को। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, पहली बात तो ये कि पहले हम लोगों ने देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, एक तो है कि एक बार जनरल मीटिंग हम लोगों ने बुलाया, फिर इसको एडजर्न कर दिया, तो प्रॉक्सी कौन सा रहेगा? पहले जनरल मीटिंग में हम लोगों ने एक्स को रखा, एडजर्न में वाई को रखा, तो कौन सा वैलिड है? फिर बताया कि पकड़ लो यार 22nd सितंबर को मीटिंग रखा XYZ ने, इन केस द जनरल मीटिंग XYZ शेड्यूल्ड ऑन 22nd, ठीक है, एंड द कंपनी इज रिसीव 4, तो वहाँ पे 4 प्रॉक्सीज आपको मिले। तो एक मतलब एक ही टॉपिक है, 2 क्वेश्चंस, 4 प्रॉक्सी मिले अलग अलग डेट पे, कौन सा जो है वो वैलिड रहेगा? तो सबसे सिंपल आंसर वो जाएगा, एक लाइन में सेंटेंस हो जाता है, एक सेंटेंस में खत्म हो जाता है पूरा आंसर, वो है द लेटेस्ट अपॉइंटेड प्रॉक्सी ऑन टाइम शैल बी वैलिड। बोलो जय श्री राम। ये जो जय श्री राम वो आप बोल रहे हो ना, ऐसे ही बोलना है इस चीज़ को, जैसे जय श्री राम आपके मुंह में है, जुबा में है, ये लाइन भी आपके जुबा पे होना चाहिए हमेशा, जिंदगी आसान हो जाएगा। द लेटेस्ट अपॉइंटेड प्रॉक्सी ऑन टाइम शैल बी वैलिड, द लेटेस्ट अपॉइंटेड प्रॉक्सी ऑन टाइम विल बी वैलिड। समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे लेटेस्ट कौन सा है बताओ सर? यहाँ पे तो लेटेस्ट वाई है सर, तो क्या ये वाई वैलिड रहेगा? हाँ वाई वैलिड है। और यहाँ पे कौन सा लेटेस्ट है? यहाँ पे लेटेस्ट है सर डी, मतलब जो भी प्रॉक्सी है जो उसको 19th में आप लोगों ने जो है एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, वो हो जाएगा वैलिड। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा वैलिड।
द लेटेस्ट अपॉइंटेड प्रॉक्सी ऑन टाइम शैल बी वैलिड। तो लेटेस्ट कौन सा है? 19 सितंबर को जो है प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है, वो रहेगा लेटेस्ट। समझ में आ रहा है ना? और एक कैच है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दूँ भाई मेरे। हाँ, एक चीज़ बताओ, एक प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का टाइम कितना होना चाहिए बताओ? हाँ जी, मिनिमम कितने समय पहले आपको एक प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाहिए? वो उसका आंसर है 48 आवर्स। 48 आवर्स मतलब 2 दिन पहले आपको प्रॉक्सी का फॉर्म भर देना चाहिए। अगर एक दिन पहले आप भर रहे हो तो इनवैलिड हो जाएगा वो। तो पकड़ लो सेम ही केस है, 5 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख। 19 तारीख का जो फॉर्म भरा है वो पकड़ लो एक दिन पहले भरा है, ठीक है? ये तो लेटेस्ट है, 19 तारीख वाला लेटेस्ट है, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो एक दिन पहले 48 आवर्स जो है इसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। तो बताओ कौन रहेगा वैलिड? तो इससे पहले वाला जो बंदा है वो रहेगा वैलिड। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है भैया, उच्च लेवल की नॉलेज है, बहुत अच्छे से लेना है, ठीक है? अगर 19th वाला 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने अपॉइंट ही नहीं किया तो वैलिड कैसे रहेगा? हाँ, ये तो देखो 19 सितंबर को अगर आपने अपॉइंट किया तो कितना दिन है? 19 है, 20 है, 21 है, तो 2 दिन तो है ही। 22 को ना है ना सितंबर, 22 सितंबर को है आपका मीटिंग, तो 2 दिन का क्राइटेरिया तो फुल हो रहा है 48 आवर्स का, तो इसलिए 19 वैलिड है। अगर 2 दिन का क्राइटेरिया फुल नहीं होता तो होता अपना 12 जो होगा आपका वैलिड प्रॉक्सी। ये समझ में आ रहा है? कैसे लिखना है इसको? सिंपल लिखना है, सिंपल। द लेटेस्ट अपॉइंटेड प्रॉक्सी ऑन टाइम शैल बी वैलिड, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शॉर्टर नोटिस वाला है ये केस स्टडी नहीं है, ठीक है? ये नॉर्मल प्रोविजन है, तो इसको स्किप करते हैं, इसको होमवर्क दे देता हूँ मैं। शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हैं सर, शॉर्टर नोटिस सर, शॉर्टर नोटिस, हाँ सर शॉर्टर नोटिस में तो बुला सकते हैं सर, शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हैं क्या? 21 डेज़ के नीचे के डेट पे हम लोग बुला सकते हैं सर, शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हैं सर। हाँ, 21 डेज़ के नीचे भी अगर हम लोग 7 दिन में चाहिए तो 7 दिन में भी कर सकते हैं, 12 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए होता है सर। क्या परमिशन चाहिए होता है सर? क्या परमिशन चाहिए होता है? अगर AGM है तो अलग परमिशन है, अगर EGM है तो अलग परमिशन है ना भाई मेरे? याद आ रहा है कुछ? अगर AGM है तो कुछ अलग परमिशन है, अगर EGM है तो कुछ अलग परमिशन है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैन एन एनुअल जनरल मीटिंग बी कॉल्ड एज शॉर्टर नोटिस? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इट इज़ एन EGM? AGM क्या शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हैं? आंसर है येस और नो, ये आपको लिखना है। और EGM में भी बुला सकते हैं, येस और नो आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो AGM में क्या क्या आपको फुलफिल करना होता है सर, वो बता दीजिए। AGM में भाई सीधा है, AGM है, इसमें आपको 95% मेंबर्स, क्या बताओ ना, 95% मेंबर्स का वोट चाहिए होता है, तब जाके शॉर्टर नोटिस वाला फुलफिल होगा। मतलब अगर आप शॉर्टर नोटिस में आप AGM बुलाना चाहते हो, AGM तो बहुत बड़ा मीटिंग है ना, इसको अगर बुलाना चाहते हो तो इससे पहले एक छोटा मीटिंग करो। उस छोटे मीटिंग में कंपनी में जितने भी मेंबर्स है उसमें से 95% मेंबर्स अगर मान जाए कि हाँ 21 डेज़ के नीचे के दिन पे भी आप बुला सकते हो, तब जाके आप नोटिस दे सकते हो AGM के लिए। समझ में आ रहा है? इतना टोटल आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ, इतना समझ में आ रहा है। EGM के लिए थोड़ा अलग है। EGM के लिए 95% ऑफ द टोटल मेंबर्स नहीं, EGM के लिए अलग है। 95% टोटल मेंबर्स नहीं, 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जिस बंदे के पास है, वो बंदे लोग अगर वोट के लिए मतलब वोट दे दे और राजी हो जाए कि छोटा नोटिस में बुलाना है EGM, तो बुला सकते हैं, ठीक है? देखो AGM EGM बड़ा बड़ा है चीज़, बड़ा बड़ा क्या है? मीटिंग है। इनको बुलाने के लिए छोटे छोटे मीटिंग करना होगा, और एक इनको बुलाने के लिए छोटा छोटा मीटिंग में छोटा छोटा वोट करना होगा। तो इन छोटे मीटिंग में 95% मेंबर्स ने अगर वोट कर दिया, बोला कि ठीक है बुलाओ AGM, छोटा नोटिस में बुला दो, 21 डेज़ का नोटिस नहीं चाहिए, छोटा छोटा नोटिस में बुला दो, तब बुला सकते हो। कौन कौन चाहिए? 95% ऑफ द मेंबर्स का वोट चाहिए, राजी चाहिए, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ। ओके ओके। और अगर EGM है वहाँ पे मेंबर्स का नहीं, वहाँ पे उन 95% टोटल मेंबर्स का नहीं, यहाँ पे 95% टोटल मेंबर्स है, यहाँ पे टोटल मेंबर्स है 95%, ठीक है?
समझ में आ रहा है? उन टोटल मेंबर्स का 95% मेंबर्स का वोटिंग चाहिए होता है। और ईजीएम में सर, ईजीएम में क्या चाहिए होता है? ईजीएम में मेंबर्स का नहीं, 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इनका अगर आपको राजी हो जाए 95% जिसके पास शेयर कैपिटल है, वो लोग अगर आपको बोल दे हाँ तो हाँ, तो पकड़ लो एक कंपनी ऐसा है जिसमें 10 बंदे ऐसे हैं, 10 बंदे ऐसे हैं। देखो एक कंपनी में ना 1000 बंदा हो सकता है, और इस 1000 बंदे में 10 बंदा ऐसा हो सकता है जो अकेला 95% ऑफ द शेयर होल्ड कर रहा हो। समझ में आ रहा है? होल्ड कर रहा हो। तो अगर एजीएम है तो टोटल 1000 मेंबर से 95% का वोटिंग चाहिए होता है, और अगर ईजीएम है तो टोटल का नहीं चाहिए होता है। सिर्फ ये 10 बंदे जिसके पास 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर वोटिंग पावर है। जिस कंपनी में अगर गारंटी कंपनी है तो वोटिंग पावर है ना, वहाँ पे तो शेयर कैपिटल नहीं है। तो 95% जिसके पास पावर है, 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग पावर है, वो लोग अगर हाँ बोल दे तो आप शॉर्ट टर्म नोटिस में बुला सकते हो मीटिंग। ये तो समझ में आ चुका है सर? हाँ, प्रोविजन क्लियर हो चुका है। ये नॉर्मल प्रोविजन है, केस स्टडी भी था भी नहीं, तो मैंने वैसे ही क्लियर कर दिया। ठीक है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। रतन इज अ मेंबर ऑफ आदर्श क्लब लिमिटेड, अ कंपनी फॉर्म्ड बाय प्रोमोटिंग स्पोर्ट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट for ensuring extraordinary general meeting to be held on 5th November 2019. He appointed his daughter Prema as proxy to attend the meeting as he would be out of station on the date. Accordingly, Prema deposited the proxy with the club on 2nd November. 5th November को है मीटिंग, EGM का है एक्सटर्नल जनरल मीटिंग, 2nd नवंबर को प्रॉक्सी फॉर्म जमा हुआ है। ठीक है, द क्लब रिजेक्टेड द प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, इज द एक्शन वैलिड। देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको समझा दूंगा। ठीक है, सुनो। हुआ क्या, रतन भैया क्लब के मेंबर है, इनने मीटिंग कंडक्ट किया और ये बंदा एब्सेंट है। ठीक है, सॉरी, रतन भैया क्लब का मेंबर है, इन्होंने मीटिंग कंडक्ट नहीं किया, मीटिंग कंडक्ट किया गया है बाय द कंपनी इटसेल्फ। ठीक है ना, लेकिन रतन भैया जो है ये क्लब का मेंबर है, कंपनी का मेंबर है। अब रतन भैया मीटिंग के दिन प्रेजेंट नहीं हो सकते, उनने अपना डॉटर को भेज दिया। ठीक है, जो कि मेंबर नहीं है कंपनी का, डॉटर एज अ प्रॉक्सी भेज दिया, और मीटिंग और अपॉइंट किया कब, 2nd नवंबर को, और 5th नवंबर को मीटिंग है। तो क्या ये वैलिड है कि नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि क्लब ने तो भैया रिजेक्ट कर दिया प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट। तो 2-3 चीज़ है ये हम लोग ध्यान देंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में पढ़ो, रतन भैया मेंबर है, क्या डॉटर मेंबर है, नहीं है? तो भैया फर्क नहीं पड़ता, मेंबर है नहीं है, प्रॉक्सी जो बंदा है वो रिक्शे वाले को भी भेज सकते हो आप, कोई रिक्शा वाला भी बन सकता है आपका प्रॉक्सी, रिक्शा वाला भी बन सकता है आपका प्रॉक्सी। समझ में आ रहा है ना? तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है, ये पॉइंट तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपॉइंटमेंट देखते, अपॉइंटमेंट किसने किया, कब किया, 2nd नवंबर। कब है मीटिंग, 5 नवंबर। तो 48 आवर्स का फुलफिल हो रहा है? हाँ सर पूरा फुलफिल हो रहा है 48 आवर्स। 3rd नवंबर 4th नवंबर है यहाँ पे, और 5 नवंबर को है आपका मीटिंग। तो क्या ये वैलिड रहेगा? हाँ। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या क्लब ने जो रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्शन ऑफ द क्लब, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी, क्या वो वैलिड है? इज द एक्शन ऑफ द क्लब वैलिड? तो आंसर है नो। हाँ जी बताओ, हाँ जी आंसर क्या होगा, बताओ ना आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो बेबी, आंसर होगा नो 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 नो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है? यहाँ पर है कैच, यहाँ पर आप कर दोगे गलती, यहाँ पे आप कर दोगे गलती। ये नॉर्मल कंपनी के लिए है भाई मेरे, अगर ये नॉर्मल कंपनी होता तो ये सही था, नो था, मतलब ये जो रिजेक्ट किया ना वो गलत होता, लेकिन ये नॉर्मल कंपनी है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है भाई मेरे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है भाई मेरे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भैया बात ये बता दो कि अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पे आप किसी भी बंदे को आप सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब क्या, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में बोला गया स्पेसिफिकली। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ, आप लोग प्रोविजन में शायद मिस कर लो।
ठीक है ना, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सेक्शन 8 में बोला गया स्पेसिफिकली भैया किसी भी एरे गैरे अंथुक एरे को आप वो अपॉइंट नहीं कर सकते सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी वही बन सकता है जो मेंबर है, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। ये समझ में आ चुका है सर? ये समझ में आ चुका है? कुछ याद आ रहा है? आप लोगों ने पढ़े थे? हाँ जी बोलो ना। सेक्शन 1051 में पढ़े थे, मेंबर्स ऑफ सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ companies incorporated under section 8 of the Companies Act 2013 a member of a company is not entitled to appoint any other person as a proxy unless such other person is also a member of such company as prescribed under the rule 19। समझ में आ चुका है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये कंफ्यूजन पूरा दूर हो चुका है। इसको पूरा आपको ड्राफ्ट करके आंसर लिखना है, ठीक है? आंसर लिखना है और कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ये मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे पेपर सबमिट करें ना उसका भी हम लोग दिखाएंगे कि अच्छा बच्चे इस प्रकार से लिख रहे हैं द बेस्ट आंसर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर।